नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी है, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज दैट यू कैन यूज एंड न्यूज दैट यू शुड एंड ऑट टू यूज, क्योंकि ये सीधे आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह हैं। और सिद्धार्थ, आज की बड़ी खबर क्या है? बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसे छापा है। रेटिंग एजेंसीज कट इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर FY21, यानी कि इस साल के लिए जो विकास दर का अनुमान था उसे और काट दिया है। इसी को इकोनॉमिक टाइम्स ने कैसे छापा है? FY21 GDP estimates cut sharply after Q1 numbers, यानी कि जो पहली तिमाही के नतीजे आए जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था ने 23.9% का गोता खाया है, अब पूरे साल के लिए जो विकास दर का अनुमान था उसे काट दिया गया है। और कितना काटा है और किसने काटा है? गोल्डमैन सैक्स अब वो कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरे साल के लिए -14.8%, यानी कि -15% का गोता होगा इस साल। पहले ये -11.1% कहते थे। फिच कह रहा है 10.5% गिरेगी हमारी अर्थव्यवस्था पूरे साल के लिए, पहले ये 5% कहते थे। नोमुरा कह रहा है -10.8, पहले ये -6.1 कहते थे। तो यहां जबरदस्त गिरावट के अब अनुमान लगाए जा रहे हैं। सिद्धार्थ, देखिए संदीप, जो अप्रैल जून तिमाही का जो जीडीपी का डेटा आया है, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन हमने देखा है कि जो डेटा के हिसाब से तकरीबन कॉन्ट्रैक्शन 24% है। लेकिन अगर आप सरकारी स्पेंडिंग को उसमें से हटा दें, यानी कि सरकार के खर्च को अगर हटा दें, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है या जो सिकुड़न है अर्थव्यवस्था में, ये तकरीबन 30% तक है। और अब ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं, इन्होंने अपना पूरे साल का जो जीडीपी का जो एस्टिमेट है उसको उन्होंने दोबारा से रिवाइज किया। और आप देखेंगे कि गोल्डमैन सैक्स ने पहले तकरीबन 11% के आसपास का पूरे साल का एस्टिमेट दिया था कि 11% कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब उन्होंने उसको बढ़ा के 15 कर दिया है। इसी तरह से फिच ने भी जो है इसको बढ़ा दिया है, तकरीबन 10 या 11 के आसपास कर दिया है। 10.5%, 5% कह रहे थे पहले गोता जी, तो तकरीबन देखिए ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। तो ये, और देखिए हो क्या रहा है कि अब जब कल केवी कामत जो कमेटी, जो बैंक के लोन्स की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उसके अगर आप आंकड़े देखें जो आज काफी डिटेल्ड में दूसरी बड़ी खबर है, अभी उस पर भी आ रहे हैं। पर ये जो अनुमान है, ये देखिए मिंट क्या कह रहा है? जीडीपी इन FY21 में श्रिंक टू लोवेस्ट एवर, मतलब इतनी बुरी गिरावट हमने आजाद भारत में कभी नहीं देखी है पूरे साल के तौर पर जो बात की जा रही है। देखिए संदीप, हमारी अर्थव्यवस्था अगर हम अप्रैल जून क्वार्टर को छोड़ भी दें, तो उससे पीछे भी आप देखेंगे तो पिछले 2 साल से लगातार जीडीपी जो विकास दर थी या अर्थव्यवस्था का जो आकार, वो लगातार गिर रहा था। हाँ, 4.2 तक आ गया और आखिरी तिमाही के दरअसल जो आंकड़े थे वो 3.1 के थे। जी, तो ग्रोथ रेट लगातार कम हो रही थी। देखिए हमारे यहाँ एक पिछले 3-4 साल से बैंकिंग सेक्टर में क्राइसिस है। दूसरा, जो एक लोगों में विश्वास, क्योंकि देखिए बिजनेस चलता है होप और एक जो एक्सपेक्टेशन होती है, साथ ही जो एक कंफर्ट लेवल होता है। तो हमने देखा है कि पिछले 3-4 सालों से बैंकर्स जो है रिस्क एवर्स हो गए हैं। बैंकों का तो 37 लाख करोड़ का अनुमान है, सिर्फ संक्रमण काल में 15.5 लाख, और उससे पहले ही 23 लाख करोड़ अंडर स्ट्रेस थे। यानी कि बैंकों ने जो लोन दे रखा है, जो कर्ज दे रखा है, वो वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, अब उस पर शंका है। हुआ ये कि देखिए 3-4 साल, जब 2014 में ये एनडीए सरकार आई, तो उसके बाद से एक कहीं ना कहीं जो केसेस रजिस्टर हुए बैंक्स के ऊपर, और ऐसा एक हम लोगों ने इस तरह का एक माहौल बनाया, या एक ये सोच बनी कि इससे पहले 2012, 13, 14 में जो है रेकलेस लेंडिंग हुई कि मतलब बिना बैंकिंग हो रही थी कि जी फोन पे लोन मिल रहे थे। हाँ, लेकिन इसका कोई देखिए कोई भी ऐसा इसका एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है। ये खाली एक जवानी जमा खर्च जिसको कहते हैं ना, एक हमने स्वीपिंग स्टेटमेंट इशू कर दिए। उसके बाद से क्या हुआ कि देखिए एक तरफ बैंकर्स, दूसरे तरफ बिजनेसमैन, साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमी श्रिंक की,
उसके अलावा क्या हुआ, हमने जो है नोटबंदी कर दी 2016 में, उसके बाद हम तुरंत जीएसटी ले आए। तो कुल मिला के जो है ना, पूरी ये जो उथल-पुथल हुई, इससे अर्थव्यवस्था पर बहुत ही जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, और यही उसी का ये नतीजा है। और साथ ही उसके बाद जब कोविड-19 आया तो हम परेशानी में थे, और कोविड-19 आने के बाद हुआ ये कि एकदम से जो हमने लॉकडाउन किए, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी ऑलमोस्ट वो ज़ीरो हो गई। लेकिन मतलब पहले से ही बीमार थी अर्थव्यवस्था, कोविड आने के चलते वो आईसीयू में चली गई, वेंटिलेटर पर जी, चली गई। और एक और बात इम्पोर्टेंट ये है संदीप, कि ये जो आज रेटिंग एजेंसीज जो ये कह रही है ना, जो अपनी रिवाइज कर रही है, और अपवर्ड रिवीजन है। देखिए चिंता की बात क्या है कि इकोनॉमी हम खोल रहे हैं, हम अनलॉक हो रहे हैं, लेकिन आज जो रेटिंग एजेंसीज सितंबर के महीने में इसका अपवर्ड रिवीजन कर रहे हैं, ये कि अपवर्ड हमारा मतलब दरअसल कॉन्ट्रैक्शन। डाउनग्रेड कर रहे हैं, मतलब हमारी विकास जी, दर और नीचे जाएगी। जी, तो उसका एक कारण मुझे जो लगता है वो ये भी है कि देखिए अभी तक जो भी कदम उठाए गए हैं, जो अर्थव्यवस्था को जो है इस स्थिति से, खराब स्थिति से उबारने के लिए सारा का सारा लोड अभी तक जो है रिज़र्व बैंक ले रहा है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से ऐसे कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए हैं जिससे कि डिमांड स्पर्ट हो जाए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में या किसी नहीं, वो कदम मतलब इस उठाए तरह। गए हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे ना सिद्धार्थ। देखिए केवी कामत, इन्होंने 26 सेक्टर्स, हमने पहले भी चर्चा की है, 26 सेक्टर्स में किस तरह से लोन रिकास्ट होगा, माइल्ड, सिवियर, अलग अलग 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने इस खबर को कैसे छापा है? आरबीआईज लोन रीजिग प्लान विल बी अ सक्सेस एज इट इज टाइम बाउंड। कि जो हमने ये लोन रीस्ट्रक्चरिंग की जो बात की है, 26 सेक्टर्स पर हम तवज्जो देंगे, 2 साल की हमने टाइम फ्रेम दिया है, इसीलिए ये सफल होगी। बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस खबर को कैसे छापा है? थिंग्स शुड बी बैक ऑन ट्रैक इन 2 years। अब ये अपने आप में इसे पॉजिटिव भी लगा सकते हैं कि 2 साल में सब ठीक हो जाएगा, पर हम जो ये फिच और गोल्डमैन सैक्स जो आंकड़े डाउनग्रेड कर रहे हैं हमारी विकास दर को, और उससे जोड़ें तो वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स एज येट। अभी 2 साल बड़ा लंबा समय होता है, 2 साल अभी चलेंगे और हमें मालूम नहीं, कर्व फ्लैटन नहीं हो रहा है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कह रहे हैं कई जगह तो सेकंड वेव के भी संकेत साफ मिल रहे हैं। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक तो सेकंड वेव ऑफ कोविड, दूसरा अब ये भी एक बात हो रही है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड भी हो चुका है। हालांकि सरकार इसको माने या ना माने, लेकिन एक इस तरह की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि ये नहीं पता लग रहा है कि कहाँ से किसको कोविड हो रहा है। जो ट्रेस करने की बात होती है वो ट्रेस अब नहीं हो पा रहा है कि कहाँ से आपको किससे कोविड मिला। और तीसरी जो है, मतलब अभी भी जो ये क्लेम्स हैं कि 2 साल में चीजें ठीक हो जाएंगी। देखिए अगर आप जो रिस्ट्रक्चरिंग के जो मानक हैं, जो केवी कामत कमेटी ने जो मानक तय किए हैं कि किस बेसिस पे कंपनियों के या किसी इंडिविजुअल के लोन को दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, वो काफी स्ट्रिंजेंट है, इतने सिंपल नहीं है। कल भी हम लोगों ने ये बात की थी कि जैसे रियल एस्टेट सेक्टर ने ऑलरेडी उस पर शंका जाहिर की है कि कितने लोगों का इसका फायदा होगा, एविएशन सेक्टर में। तीसरी बात यह है कि कुछ एकाध रेटिंग एजेंसीज ने 5,000 कंपनियों तक का उन्होंने एक जो है सर्वे किया है, जो इस रिस्ट्रक्चरिंग में उनको देखा है कि वो इस पैरामीटर में कहाँ पहुंचते हैं। तो ऐसा अनुमान है कि 50% कंपनियां, यानी कि 50% कंपनी शायद इस लोन रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा ना उठा पाए। हाँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात है संदीप, कि पहले जो रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम्स आई हैं उसमें बैंक्स को बहुत बड़े पैमाने पे मतलब जो है नुकसान उठाना पड़ा था। तकरीबन 75% तक जो उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग की थी वो जो है एनपीएस हो गए थे बाद में, और उनको उसके लिए प्रोविजनिंग की थी। तो बैंकिंग सेक्टर देखिए ऑलरेडी स्ट्रेस में है, ऑलरेडी बहुत बड़े पैमाने पे कैपिटल इन्फ्यूजन किया गया है, और बैंकर्स को अभी भी इस बात को लेकर ना विश्वास दिलाना आसान नहीं है। देखिए हालत यह है कि सरकार को गारंटी देनी पड़ रही है, तब बैंक्स लोन आगे दे रहे हैं, लेकिन उन लोन गारंटी स्कीम्स में भी बहुत ज्यादा सक्सेस हमको नहीं मिला है। अभी तक 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा लोन उसमें जो है पर केवी कामत तो कुछ और कह रहे हैं। उन्हीं की बात को टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने बिजनेस पेज पर कैसे छापा है? वो कह रहे हैं वी मे नॉट नीड मोर स्टिमुलस, says कामत, earlier packages seems to have worked, RBI's loan recast expected to। वो कह रहे हैं कि नहीं, देखिए लोन रिकास्ट कर दिया, 2 साल की विंडो क्रिएट कर दी गई है, 26 सेक्टर्स पर हम ध्यान दे रहे हैं, तो और स्टिमुलस की जरूरत नहीं है। और पहले जो दिया है, जो 20,97,000 करोड़ की बात है, उसमें दरअसल फिस्कल स्टिमुलस तो 1% ही था 2 लाख करोड़ का।
वो कह रहे हैं दैट सीम्स टू हैव वर्कड और कोई स्टिमुलस की जरूरत नहीं है। इसका इस्तेमाल करेगी सरकार आगे, केवी कामत की बात कह रहे हैं। नहीं, अगर आप देखिए वो किस बिना पे कह रहे हैं, इसका आकलन करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरा मानना है अगर इसी तरह से स्थिति चलेगी तो मुझे लगता है हमारी अर्थव्यवस्था को पटरी पे आने पे टाइम लगेगा, जिसका सीधे सीधे जो है रिफ्लेक्शन जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो इसीलिए उन्होंने हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन की जो दर है उसको और उनका जो एस्टिमेट है वो और बढ़ा दिया है उन्होंने। और देखिए जब तक कि सरकार की तरफ से बड़े मतलब कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स नहीं आएंगे जिससे डिमांड्स पर हो, जिससे कि मैं और आप, मेरे और आप में ये विश्वास आए कि चलें हम लोग अब कुछ पैसा खर्च करें, स्पेंड करें। साथ ही कुछ आपको ऐसे चुनिंदा क्षेत्र चुनने होंगे, चुनिंदा कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे लेने होंगे हाथ में जिसमें कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करे सरकार, ताकि जो सीमेंट है, स्टील है, पावर, इन सब चीजों का जब तक कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा, तो लोग कैसे पैसा खर्च करेंगे। हालांकि मेरा एक ये मानना है, कामत साहब जो कह रहे हैं उससे अलग हटकर मेरा मानना ये है कि मुझे लगता है दिवाली के आसपास कुछ ना कुछ स्टिमुलस, थोड़ा भले ही वो बहुत बड़े पैमाने पे ना हो, लेकिन स्टिमुलस जरूर आएगा। अब यहां पर एक और बड़ी खबर, दरअसल ये आज की सबसे बड़ी खबर है, इंडियन एक्सप्रेस ने इकोनॉमी पेज पर छापी है। स्लंप इन ग्रोथ स्टार्ट्स शोइंग, अबाउट 21 मिलियन सैलरीड जॉब्स लॉस्ट इन अप्रैल टू अगस्त। यानी कि जो विकास दर में ये लगातार जो गोता खा रहे हैं, जिसकी हमने अभी तफसील से चर्चा की है, उसके असरात दिखने लगे हैं। 2 करोड़ 10 लाख लोगों की जिनकी नौकरी थी, पक्की नौकरी, सैलरीड जॉब्स लॉस्ट इन अप्रैल टू अगस्त। ये CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का आंकड़ा है, सिद्धार्थ। हाँ देखिए, और इस जो आपने बात कही ना कि जो सैलरीड जॉब्स, तो इससे क्या हमको साफ क्या दिखता है कि बेसिकली हमारे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है जॉब्स पे बहुत बड़ा संकट है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो अगर 2 करोड़ लोगों की जॉब्स गए हैं पिछले 5 महीने में, तो ये बहुत ही बड़ा चिंता का सबब इसमें है। 5 महीने में भी थोड़ा सा मैं और इसको प्रिसाइज करना चाहूंगा। भाई हम सितंबर में हैं, अगस्त में कितने गए? मार्च अप्रैल मई में लॉकडाउन था, तो नौकरियां जा सकती थी, लोग एकदम दिक्कत में आए, कॉस्ट कटिंग हो गई। लेकिन हम ये जो ग्रीन शूट्स, जिस शब्द से मुझे कोफ्त होती है, ग्रीन शूट, इकोनॉमी रिवाइव कर जाएगी, अगस्त में 3.3 मिलियन, 33 लाख नौकरी वाले लोगों की जिनकी पक्की नौकरी थी, नौकरी गई। और 4.8 मिलियन इन जुलाई, 48 लाख नौकरियां गई जुलाई में, 33 लाख नौकरियां गई हैं अगस्त में। सिद्धार्थ, इसी बात पे मैं आना चाह रहा था संदीप। तो आप ये देखें कि जुलाई और अगस्त जब हम अनलॉक हो गए हैं, जब इकोनॉमी को हम खोल रहे हैं, तो ऐसे समय पे लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो ये इससे क्या दिखता है? और आप देखिए ना, परचेज मैनेजर इंडेक्स, इन सब चीज, वो सब आपको क्या दर्शाता है, या ये जो नौकरियां जा रही हैं क्या दर्शाता है कि आगे डिमांड नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, जो कारखाने हैं उनको जो है आगे ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। तो उन लोगों, तो इस सब से बिल्कुल साफ दिखता है कि अभी भी कोई बहुत बड़े पैमाने पे इकोनॉमी में जो है जो चक्का जो है वो तेजी से नहीं घूम रहा है, अभी भी वो एकदम धीरे धीरे चल रहा है। और जो मिनिमम इकोनॉमिक एक्टिविटी है हम उस पर हैं। और अभी क्या था, देखिए अप्रैल मई में बहुत हमने पूरा स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन कर दिया था, तो चीजें एकदम से खुली, तो ऐसा हम लोगों को लग रहा था कि नई चीजें दोबारा पटरी पर आ रही हैं। अच्छा, दूसरा एक और बात देखें, प्री कोविड में भी ऐसा तो था नहीं कि हम लोग कोई बहुत तेजी से, हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी तेज गति से चल रही थी, तो ऑलरेडी, और हम स्लो डाउन लगातार, हमारी जो रफ्तार थी इकोनॉमी की, जो अर्थव्यवस्था की जो बढ़ने की रफ्तार थी, वो लगातार घट रही थी। तो मुझे नहीं लगता, और ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं ये बहुत चिंताजनक है। और केवल रूरल एरिया 2 करोड़ 10 लाख सैलरीड लोग जिनकी पक्की नौकरी थी, नौकरी चली जाए तो चिंताजनक है। और इसी में एक और आंकड़ा छिपा हुआ है, फार्मिंग, कृषि क्षेत्र में इस दौरान, अगस्त की मैं बात कर रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट इन फार्मिंग राइजिंग बाय 14 मिलियन बाय अगस्त, मतलब 1 करोड़ 40 लाख लोग फार्मिंग में आ गए। अरे भाई, ये इसमें छिपी हुई खबर क्या ये है कि दरअसल ये डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है कि भाई गांव में लोग काम कर रहे थे, पहले 2 भाई काम कर रहे, तीसरा भी बेरोजगार होकर खेत में आ गया, गांव में आ गया, खेत में काम करने लगा।
1,40,00,000 लोग खेती कर रहे हैं। ये भी डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट ही है। मतलब मैं अगर ये कहूं, इन 1,40,00,000 लोगों की भी कहीं ना कहीं नौकरी गई, ये बेरोजगार हुए तो खेती करने लगे मजबूरी में। इसका मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ संदीप। एक मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने अपना दिल्ली में वसंत कुंज के इलाके में अपना मकान किराए पे दे रखा था। तो जो उनके किराएदार थे वो दोनों आईटी सेक्टर में थे, सीतापुर के रहने वाले थे। उनकी जब कोविड आया तो उनकी नौकरियां चली गई। उसके बाद वो अपने घर चले गए सीतापुर, और वो मुझे बता रहे थे कि वो उन लोगों ने अब खेती शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि साहब, अब हमारे पास कोई एवज नहीं है, जो हमारी बची पूंजी है, तो हमारे पास सीतापुर में कुछ जमीन है, तो अब हम चल के ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। मेरे घर के सामने एक दिन एक सब्जी वाला मुझे मिला संदीप, वो ड्राइवर था। वो अच्छे कपड़े पहने हुए थे, तो मैंने पूछा, भाई तुम सब्जी क्यों बेच रहे हो? तो उसने बताया, साहब मेरी नौकरी चली गई, तो अब मैं सब्जियां बेच रहा हूँ। तीसरा एग्जाम्पल संदीप, हमारे पास एकदम ग्लेयरिंग डेटा है ईपीएफओ का। कितने बड़ी संख्या में लोगों ने जो है अपने पैसे ईपीएफओ से निकाले, क्योंकि उनकी नौकरियां चली गई। तो वो सब, ये सब दो तीन एग्जाम्पल ये खबर भी छपी है और इसका भी मैं जिक्र कर दूं। ईपीएफओ सेटल्स 94.41 लाख क्लेम्स वर्थ 35,445 करोड़ ड्यूरिंग अप्रैल टू अगस्त। यानी कि अप्रैल से अगस्त, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 5 महीनों में 35,500 करोड़ रुपए 94 लाख लोगों ने अपने निकाल लिए ईपीएफ से। ये जमा जोखो होती है, आखिरी चीज होती है बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, शादी के लिए, किसी भारी भरकम इमरजेंसी के लिए ये पैसे निकाले जाते हैं, वरना आदमी निकालता नहीं है रिटायरमेंट तक। और संदीप, ईपीएफओ का डेटा तो एकदम ऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा है। वो लोग जिनके पास परमानेंट नौकरियां थी प्राइवेट सेक्टर में, जिनके पास स्थायी रोजगार था, ये वो लोग हैं जिनकी नौकरियां गई होंगी। ये वही 2 करोड़ जिनका सीएमआई का जो डेटा इंडिकेट कर रहा है कि तकरीबन अप्रैल से अगस्त तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां गई। तो ये हालात बहुत चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, कई सेक्टर्स तो विजिबल है ना, एविएशन है, आप होटल इंडस्ट्री देख लीजिए, छोटे रेस्टोरेंट्स देख लीजिए, तो इनमें तो अच्छा, फिर आप रिटेल सेक्टर देख लीजिए। और जो केवी कामत का रिपोर्ट में ही जो डेटा दिया हुआ है कि 11 सेक्टर जो पहले से स्ट्रेस में थे, उनके अब जो है, उनके जो लोन्स हैं वो तकरीबन 22 लाख करोड़ लोन्स पे खतरा, संकट आ गया है। टोटल लोन्स जिन पे संकट है वो तकरीबन 40 लाख करोड़ के आसपास है। 38 लाख करोड़ के आंकड़ा बताया गया जी। तो ये हालात मतलब अच्छे नहीं। और सबसे जरूरी चीज यहाँ पे मुझे जो लगता है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, परेशानी है, और मुझे लगता है ग्रेडेड वे में हमको जो है कदम उठाने चाहिए। और अगर हम कदम नहीं उठाते हैं, खाली अगर हमको लगता है हम रिजर्व बैंक और ये लोन गारंटी स्कीम्स के आसरे चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता। तो मुझे लगता है ये जो रेटिंग एजेंसीज के जो एस्टिमेट हैं, ये बिल्कुल सही हैं। और यहीं पर जो ये आंकड़े दिए जाते हैं ना, और शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, इडियम्स गढ़े जाते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये आखिरी खबर है हमारी। हायर ईज ऑफ डूइंग बिज रैंकिंग नीड नॉट लीड टू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट। ये केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट है सिद्धार्थ। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, ये कहा जाता है ना, ताल ठोकी जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हम उसकी रैंकिंग में ऊपर आ गए तो देखिए बहुत निवेश आ रहा है। ऐसा कतई नहीं है। और ये भारत की बात नहीं हो रही है, हमारे राज्यों की बात हो रही है। आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, फिर तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड। अब उत्तर प्रदेश 12वें नंबर पर था, दूसरे नंबर पर आ गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। लेकिन 2019-20 में फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो सिर्फ 1.25, 1.25% फ्रेश इन्वेस्टमेंट आई, जबकि उससे पिछले साल जब वो 12वें नंबर पर था तो 5.69, लगभग 5.6% नया निवेश आया था उत्तर प्रदेश में। तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है ये। नहीं, इंटरेस्टिंग भी है। और संदीप, मैं तो ये जो पूरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ये जो पूरी रेटिंग है, मैं पूरे इस बिजनेस पे ही मेरे को बहुत ज्यादा मतलब पता नहीं, मेरा इस पर बहुत विश्वास होता नहीं है। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश को अगर आप दूसरे स्थान पे ले आए संदीप, आप तो कई बार इस तरह की खबरों पे बहुत डिटेल में चर्चा करते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो दशा है, उसको देख के आपको लगता है कि कोई भी वहां बड़ा निवेशक आएगा। हमने कल्पना की थी आज से 20 साल पहले, नोएडा, ग्रेटर नोएडा को हम बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब के रूप में जो है विकसित करेंगे। संदीप, यहाँ पे शुरू में जो 2-3 बड़ी कंपनियां आई, जैसे सैमसंग आई, एलजी आई या होंडा मोटर्स आई, उसके बाद
इस क्षेत्र में कोई बड़े नाम हमने नहीं देखे हैं। नहीं तो नहीं, ये मुझे ध्यान है, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरी इंफॉर्मेशन गलत तो नहीं, एक्सप्रेसवे ये पूरा है, आप ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, मैं एक्सप्रेसवे पर रहता हूँ, यहाँ महामाया जो पुल है उससे ग्रेटर नोएडा के बीच में 14 5 स्टार होटल्स बनने वाले थे, बहुत कुछ होने वाला था, क्या हुआ? अभी भी सिलेक्टेड कुछ पॉकेट्स हैं वहां पर, थोड़े बहुत सोसाइटीज बनी हुई हैं, बाकी दोनों तरफ बियाबान है। संदीप, बिल्कुल वो जो है हाउसिंग सोसाइटी का विकास जरूर दिखता है इस एरिया में, और दूसरा ग्रेटर नोएडा एक एजुकेशनल हब बन गया है। हाँ। अदरवाइज इंडस्ट्रियल हब के नाम पे ग्रेटर नोएडा का विकास जिस तरह की कल्पना की थी उस तरह का विकास नहीं हो पाया। बिल्कुल नहीं हो और पाया। उसके लिए मेरा मानना है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उसमें एक उसका बड़ा जो है रोल है। जब तक कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक मुझे नहीं लगता इस रिपोर्ट में यही कहा गया है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, स्टेट्स विद लोअर रैंक्स इन हायरार्की टेंड टू स्टिल अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट्स, इट सेड साइटिंग द केस ऑफ हरियाणा। हरियाणा बहुत नीचे है उत्तर प्रदेश से, अरे हरियाणा में ही तो सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है। गुरुग्राम को देखिए क्या बन गया, नोएडा गुरुग्राम से पहले तैयार हो गया था एक शहर बनने के लिए, और गुरुग्राम 90 में अगर आप जाएं वहां पर तो वहां पर बिल्कुल रात को आपको डर लगता था, जहां पर ये पूरा का पूरा साइबर हब शुरू हो गया है। संदीप को गुड़गांव में दिल्ली से ऑफिसेज शिफ्ट होके गुड़गांव गए, तो गुड़गांव अब दिल्ली से कहीं ज्यादा बड़ा कमर्शियल हब है। हाँ। और गुड़गांव के अंदर जो विकास है या जो कमर्शियल सेंटर्स है वो तकरीबन 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर अंदर हरियाणा में जा चुके हैं, जबकि यूपी में एकदम दिल्ली से सटा हुआ नोएडा, ग्रेटर नोएडा तो तकरीबन मतलब बिल्कुल बॉर्डर ही है, आप कह सकते हैं 3-4 किलोमीटर का भी फासला नहीं है दिल्ली और नोएडा में जो कमर्शियल हब्स हैं, और ग्रेटर नोएडा थोड़ी दूरी पे है, लेकिन हम उसको उस तरह के का विकास वहां पे नहीं कर पाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो बात आप कह रहे हैं, जो ये रैंकिंग भी ये दर्शा रही है, इसमें एकदम सत्यता है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, आसान सीधी सादी सरल भाषा में आज की खबरें समझाने के लिए। तो आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।